वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। आज का हमारे यहाँ टॉपिक है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड एक तरह की एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है और एंडोक्राइन की टॉपिक को ही हम आगे बढ़ाते हुए थायराइड ग्लैंड को हम पढ़ने वाले हैं। इसके डिफरेंट सिक्रीशंस को देखने वाले हैं, उनके फंक्शन को देखने वाले हैं। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी पर्सन नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। बात करते हैं हम थायराइड ग्लैंड की, जिससे कि निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन, राइट। थायराइड ग्लैंड इट इज़ अ काइंड ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि सिचुएटेड होती है नेक वाले रीजन में, और इसका सीक्रीशन जो होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन कहलाता है। थायरोक्सिन के अलावा इसमें और भी हार्मोन रिलीज होते हैं, वन बाय वन हम यहाँ पे देखते हैं। पहले इसके डायमेंशन के बारे में बात करेंगे, इसकी एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे। नेक में ये फ्रंट पोर्शन में प्रेजेंट होता है, जिसका शेप जो होता है बटरफ्लाई शेप का होता है। ओके, वेट की यदि हम बात करें 25 टू 30 ग्राम इसका वेट होता है। बटरफ्लाई शेप की ये प्रेजेंट होती है, और इसी के ऊपर बैक साइड में यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। ट्रेकिया या विंड पाइप के ऊपर ये बिल्कुल प्रेजेंट होती है। ओके, और लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की कैटेगरी में आती है। यदि हम बात करते हैं इसके लूप्स की, डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे बीच से कनेक्टिंग है, और साइड बाय साइड लेफ्ट एंड राइट ये दो लूप्स के अंदर डिवाइडेड है। लूप्स का यदि मेजर हम करते हैं तो इसका जो लेंथ है वो 4 to 6 सेंटीमीटर का होता है, जबकि इसका जो विड्थ है 1.3 to 1.8 सेंटीमीटर का होता है, राइट। यदि हम वर्टिब्रा की बेस पे बात करते हैं कि इसका लोकेशन कहाँ पे होगा, तो C5 और T1 वर्टिब्रा, राइट। C5 जो है ये क्रेनियल वर्टिब्रा है, और T1 जो है दैट इज अ थोरेसिक वर्टिब्रा, राइट। तो इनके बीच में यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। पैराथायरॉइड ग्लैंड ऑलरेडी इसके ऊपर होती है, जो कि पैराथॉर्मोन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। गाइज ये था इसके बारे में, इसकी एनाटॉमी, उसकी फिजियोलॉजी के बारे में। गाइज हम इसका देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर आपको जो ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सबसे ऊपर हाइड बोन है। हाइड बोन वही बोन होती है जिसके थ्रू जो टंग होती है बैक साइड में ये कनेक्टेड होती है। नीचे साइड में यहाँ देखते हैं तो ब्लू कलर में यहाँ पे थायराइड कार्टिलेज नजर आता है, उसके नीचे यहाँ पे क्रिकोइड कार्टिलेज होता है, और इसी के नीचे यहाँ पर स्थमक से अटैच होते हुए दो लूब्स होते हैं, जो कि है आपके थायराइड ग्लैंड के लेफ्ट लूब एंड द राइट लूब, राइट। और इसके जस्ट पीछे से यहाँ से ट्रेकिया जा रहा होता है। तो गाइज ये एनाटॉमी है, इसकी डायग्राम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको आप याद रखिएगा। इसके हम एनाटॉमिकल फीचर के बारे में बात करते हैं, तो इस सेल के अंदर या थायराइड ग्लैंड के अंदर जो होता है यहाँ पे कोलाइड प्रेजेंट होता है। इस कोलाइड की चारों तरफ जो होती है एक सेल प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर सेल। इन्हीं फॉलिकुलर सेल्स के बीच में जो स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं वो ब्लड कैपिलरीज होती है, और ये जो फॉलिकल होता है वो कहलाता है थायराइड फॉलिकल। साथ में यहाँ पे कुछ पैरा फॉलिकुलर सेल भी प्रेजेंट होती है, जिसको हम सी सेल कहते हैं। फॉलिकुलर सेल यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होती है थायरोक्सिन हार्मोन के रिलीज के लिए, और पैरा फॉलिकुलर यहाँ रिस्पॉन्सिबल होती है कैल्सिटोनिन के सीक्रेशन के लिए। ओके, सो दिस इज अबाउट द थायराइड ग्लैंड स्ट्रक्चर। फिर हम बात करेंगे थायराइड हार्मोन्स की। थायराइड हार्मोन, कई बार आपने सुना होगा कि थायराइड हार्मोन कम हो गया या ज्यादा हो गया, हाइपर सीक्रेशन हो गया या हाइपो सीक्रेशन हो गया। तो एग्जैक्टली उस थायरोक्सिन हार्मोन में होता क्या है? बेसिकली हम बात करते हैं T4 और T3 की, दो टाइप के यहाँ पे हार्मोन प्रेजेंट है। T4 जो होता है इसको हम कहते हैं थायरोक्सिन हार्मोन, या इसको हम कहेंगे टेट्राआइडोथायरोनिन। T3 जो होता है इट इज अ ट्राईआइडोथायरोनिन। ओके, आयोडीन के मॉलिक्यूल की बेस पे इसका नॉमेनक्लेचर है। थायरोक्सिन जिसे हम T4 कह रहे हैं, राइट, ये थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है और सीधा कहाँ जाता है? ब्लड स्ट्रीम में जाता है, बिकॉज इट इज अ डक्टलेस हार्मोन। जो होता है हमेशा डक्टलेस होता है, इसका सीक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में ही जाएगा। नाउ ये यहाँ से ट्रेवल करता हुआ कहाँ जाता है? किडनी के ऊपर जाता है, लिवर के ऊपर जाता है, जहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाता है इसके एक्टिव फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं T3 या ट्राईआइडोथायरोनिन। थायरोक्सिन का यहाँ पे जो एक्टिव फॉर्म है दैट इज द ट्राईआइडोथायरोनिन या T3। ओके, और T3 की यदि हम बात करते हैं तो ये हेल्प करता है ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और मेटाबॉलिज्म में। इसके अलावा थायरोक्सिन हार्मोन कई सारे फंक्शंस को और परफॉर्म करता है, जिसमें हम बात करेंगे इसके हाइपर सिक्रीशन की और हाइपो सिक्रीशन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थायराइड हार्मोन के रिलीज की और उसके रेगुलेशन की। थायरोक्सिन हार्मोन जो रिलीज होता है ये किसके इन्फ्लुएंस में रिलीज होता है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस कुछ रिलीजिंग हार्मोन को सीक्रेट करता है, जिसको हम बोलते हैं TRH। ओके, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन ये सीक्रेट होता है हाइपोथैलेमस से। ओके, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो सीक्रेशन होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है यहाँ से TSH को यहाँ से रिलीज करती है। TSH दैट इज अ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या टीएसएच जो होता है ये जाता है कहाँ पर, थायराइड ग्लैंड के ऊपर, और थायराइड ग्लैंड से T3, T4 और कैल्सिटोनिन हार्मोन को सीक्रेट कराता है। ओके, सो गाइस इस तरह से T3, T4 और कैल्सिटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है। सो यहाँ पर यदि हम रेगुलेशन की बात करते हैं कि सपोज करिए कि यहाँ T3 ज़्यादा हो गया या T4 ज़्यादा हो गया या कैल्सिटोनिन ज़्यादा हो गया, ओके, तो यहाँ से फीडबैक मैकेनिज्म जाती है, फीडबैक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है हाइपोथैलेमस को और पिट्यूटरी ग्लैंड को। यदि ज़्यादा हो रहा है T4 तो उसको रोकने के लिए हाइपोथैलेमस को यहाँ पे इंफॉर्मेशन जाएगी कि यहाँ पे अब ज़रूरत नहीं है, साथ में पिट्यूटरी ग्लैंड को भी जाएगी, तो वहाँ से TRH और TSH दोनों का रिलीज यहाँ से बंद हो जाएगा, और इस तरह से जो T3 और T4 यहाँ थायरोक्सिन रिलीज हो रहे हैं थायराइड ग्लैंड से वो रिलीज नहीं होंगे। ओके गाइज, नेक्स्ट अब बात करते हैं हम इसकी थायराइड ग्लैंड के फंक्शन की। फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करना। थायराइड का या थायरोक्सिन हार्मोन का मेजर यहाँ पे काम है बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करना। तो ये यदि ज़्यादा होता है तो बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर देता है, यदि कम होता है तो बेसल मेटाबॉलिक रेट को घटा देता है। जितना ज़्यादा बेसल मेटाबॉलिक रेट होगा उसका जो बॉडी का लीन रेशियो होगा वो ज़्यादा होगा, उसकी बॉडी ज़्यादा लीन होगी, ज़्यादा उसमें फेट डिपोजिशन नहीं होगा। ओके, और यदि यहाँ पर यही कम हो जाता है तो पर्सन जो होगा वो कैसा होगा, फेटी होगा, है ना। नेक्स्ट लाइपोलाइसिस। ओके, ये यहाँ पर लाइपोलाइसिस और लिपिड सिंथेसिस को इंड्यूस भी कर सकता है और उसको डिक्रीज भी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन कि उसका मेटाबॉलिक रेट क्या है। जैसे मैंने ऊपर कोई सेंटेंस में आपको बताया कि मेटाबॉलिक रेट यदि फास्ट है तो उसका लाइपोलाइसिस होगा, और मेटाबॉलिक रेट यदि स्लो है तो यहाँ पर लिपिड सिंथेसिस होगा, राइट। साथ में ये कार्बोहाइड्रेट का भी मेटाबॉलिज्म करता है या उसको स्टिमुलेट करता है। कुछ प्रोटीन्स होते हैं उनके एनाबॉलिज्म में हेल्प करता है, और साथ में कुछ कैटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। कैटेकोल अमीन्स जो होते हैं इन पे परमिसिव इफेक्ट शो करता है। चिल्ड्रंस में यदि बात करें तो थायराइड हार्मोन ग्रोथ हार्मोन के साथ सिनर्जिस्टिकली ये वर्क करता है, मतलब जो भी ग्रोथ हार्मोन की प्रोसेस होती है वो स्टिमुलेशन में ये हेल्प करता है, राइट। सीएनएस में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब प्रीनेटल पीरियड होता है उस समय पे ब्रेन के मैचुरेशन में, ब्रेन की सेल्स के मैचुरेशन में ये हेल्प करता है, राइट। एडल्ट में यदि बात करते हैं तो इसका हाइपरथायरॉयडिज्म, यदि ज़्यादा सीक्रेशन होता है उस कंडीशन में हाइपर एक्साइटेबिलिटी होती है और इरिटेबिलिटी यहाँ पर शो होगी। बट यदि हाइपोथायरॉयडिज्म होगा उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, मेमोरी इंपेयर हो जाएगी, स्पीच जो होगा या स्लीपीनेस जो होगा ये सब स्लो हो जाएगा। ओके, सब धीरे धीरे होगा। थायराइड हार्मोन जो होता है ये अफेक्ट करता है फर्टिलिटी को, ओवुलेशन को और मेंस्ट्रुएशन साइकिल को। ओके, सो गाइस दीज आर द फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अब हम बात कर लेते हैं इसके डिसीज की। डिसीज में भी सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म के यहाँ पर कुछ सिम्टम्स हैं, उन सिम्टम्स को हम यहाँ पे देखते हैं। यदि यहाँ पर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होती है या हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, इसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया का होना, फटीग, कोल्ड इंटॉलरेंस, वेट गेन, पुअर एपेटाइट, हेयर लॉस, कोल्ड एंड ड्राई स्किन, कॉन्स्टिपेशन, मायोपैथी, स्टिफनेस, क्रैम्प, एंट्रैपमेंट सिंड्रोम्स या डिलीड डीप टेंडोन रिफ्लेक्स रिलैक्सेशन। ओके, होप सो कि आपको यहाँ पे इसकी मीनिंग्स पता होंगे। यदि आपको पता नहीं है तो आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आई विल डेफिनेटली टेल यू। हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म के जो सिम्टम्स होते हैं, हीट इंटॉलरेंस, जैसे यहाँ था कोल्ड इंटॉलरेंस हाइपोथायरॉयडिज्म में, तो हाइपर की वजह से क्या होता है, हीट इंटॉलरेंस, हीट को वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा। वेट लॉस हो जाएगा, वेट लॉस होना जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था का बीएमआर जो होता है वो बढ़ जाता है, इसकी वजह से वेट लॉस होगा। एपेटाइट बढ़ जाएगी, खाएगा तो बहुत बट फिर भी बॉडी इसकी लीन ही रहेगी। इंक्रीज द स्वेटिंग, ठीक है, क्योंकि एनर्जी लिबरेट हो रही है, हीट लिबरेट हो रही है तो यहाँ पे स्वेटिंग भी होगा। वीकनेस आ जाएगी, फटिगनेस रहेगा, एंड ऑनिकोलाइसिस, इसमें जो नेल्स होते हैं उनके बैट से सेपरेट आउट हो जाएगा, राइट। सो ये हाइपरथायरॉयडिज्म कुछ सिम्टम्स हैं। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर डिसीज के बारे में। पहले डिसीज है यहाँ पे हॉशिमोटो थायरोइडाइटिस। ओके, हॉशिमोटो थायरोइडाइटिस और इसके अलावा दूसरी भी डिसीज है, हमने यहाँ ज़्यादा डिसीज को नहीं लिया हुआ है, जो इंपॉर्टेंट डिसीज है उसी की हम बात कर रहे हैं। तो हॉशिमोटो थायरोइडाइटिस, हॉशिमोटो थायरोइडाइटिस ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। जब मिस्टेकनली बॉडी का इम्यून सिस्टम जो होता है ये थायराइड ग्लैंड को धीरे धीरे यहाँ पर
स्लोली डिस्ट्रॉय करता रहता है, जिसकी वजह से थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं होता। अब थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है तो उसके कुछ सिम्टम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे फटीग होना, डिप्रेशन होना, कॉन्स्टिपेशन, वेट गेन का होना, ड्राई स्किन, ड्राई थिन हेयर्स, इंटॉलरेंस टू कोल्ड, इनलार्ज थायराइड, आदर क्वाइटर। जैसे हाइपोथायराइडिज्म में यहाँ पे सिम्टम्स प्रेजेंट थे, वैसे सिम्टम हॉशिमोटो थायराइडाइटिस के केस में भी प्रेजेंट होंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेव डिसीज की। ग्रेव डिसीज अगेन ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम थायराइड ग्लैंड पे अटैक करता है और उसको वहाँ से गायब कर देता है, उसको यहाँ से डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके, डिस्ट्रॉय होने की वजह से अगेन यहाँ पर क्या होने वाला है, हाइपोथायराइडिज्म होने वाला है, या बिल्कुल भी वहाँ पे हार्मोन नहीं बनेगा। और इसकी वजह से जो सिम्टम्स होंगे, एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी, फटीगनेस, हार्ट रेट का बढ़ना, स्वेटिंग का होना, डिफिकल्ट इन स्लीपिंग, अनइंटेंडेड वेट लॉस, ट्रबल स्लीपिंग। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल भी ऑल्टर्ड होगी और ग्वाइटर होने के चांसेस भी रहेंगे। ओके, सो गाइज यहाँ पर मैंने केवल 2 डिसीज को ही इंक्लूड किया है, बिकॉज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम का। सो काफ़ी लंबा हो जाता है, काफ़ी लेंथ हो जाती है इस वीडियो की, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा यहाँ पे इंटरप्रिटेट नहीं किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट हार्मोन के बारे में और उससे होने वाली डिसीज़ के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।